हेलो दोस्तों, आर के रोजगार स्टडी में आपका स्वागत है। हम यूपी पुलिस को टारगेट करके क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। ये हिंदी का क्लास 2 है, यानी क्लास चैप्टर नंबर 2 अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। इस वीडियो में हम वर्णमाला के सभी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे और इस पे MCQ इसके नेक्स्ट वीडियो में होगा। यह पूरा लुसेंट का निचोड़ वीडियो होगा। एक मात्र आप 10 से 15 मिनट में पूरे वर्णमाला को समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्णमाला किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन भी आता है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे करते करते पूरा अ तक। और जैसे हो गया क, ख, ग, घ, य तक। अगर जैसे कोई लिख दे अगर कि क, कोई अगर लिखे कि क्या क, जैसे कि मान लीजिए कोई लिखे क, ग, तो ये वर्णमाला नहीं होगा, क्योंकि वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम हो, यानी क्रम से वर्णमाला हो, जैसे क, ख, ग, घ ऐसे हो क्रम से, तभी वर्णमाला होगा, अन्यथा वो वर्णमाला नहीं होगा। अब देखिए, अब आ जाएंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर या ध्वनि कहलाती है। क्वेश्चन आता है कि अक्षर क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर या ध्वनि कहलाती है। वर्ण का अर्थ होता है जिसका खंड न हो सके। जिसका खंड न हो सके वह वर्ण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए क है, च है, अब इसका खंड क्या होगा, नहीं होगा, तो इसीलिए यह वर्ण हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। यह क्लास आप आके रोजगार स्टडी पे देख रहे हैं। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है, देखिए इसमें भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर पूछे, सार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ हो। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो वह शब्द होती है। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वह वर्ण या ध्वनि होगी या अक्षर होगा। और अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो वह शब्द होगा। क्यों? क्योंकि भाषा की सबसे छोटी सार्थक पूछा है। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, तो अर्थ हमेशा शब्द का होगा। अगर वो अक्षर होगा तो अक्षर या वर्ण का शब्द मतलब कि वर्ण का कोई अपना अर्थ नहीं होगा। जैसे च है, क है, उसका क्या अर्थ है। लेकिन अगर वही शब्द है तो उसका अर्थ है। जैसे कि कमल, कमल का अर्थ है मोहन है, उसका भी अर्थ है कि मोहन है, राम, दिल्ली, कुछ भी। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन आता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ऐसा क्वेश्चन यूपी पुलिस में बार बार पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। तो वर्ण, यानी लिखने के आधार पर वर्ण होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो मौखिक यानी बोलने के आधार पे, तो वो ध्वनि हो जाएगी। जैसे हम क को अगर बोल रहे हैं तो वो ध्वनि में आ जाएगी, तो वो सबसे छोटी मौखिक इकाई हो गई। और अगर हम क लिख रहे हैं तो वो हो जाएगी लिखित इकाई, तो वो वर्ण हो जाएगी। तो जिसको लिखा जाएगा वह वर्ण, और जिसको बोला जाए यानी मौखिक जो मुख से बोला जाए उसे ध्वनि कहेंगे। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी पे ले रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। देखिए वर्ण के भेद। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। यूपी पुलिस में 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर, एक पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर किसे कहा जाता है। तो जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यानी कि जो भी स्वर है तो वह स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, अगले डिफिनेशन पे आ जाएंगे कि व्यंजन किसे कहा जाता है। तो जो भी वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। जो भी वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि व्यंजन कभी भी बिना स्वरों के नहीं बोला जाता। जैसे हम क कह रहे हैं, तो क में देखिए क के संयोग से बना है, तो इसे मतलब इसमें स्वर छिपा हुआ है अ। क, ख, तो ख और अ है।
और ये देखिए जो हलंत लग जाता है, जैसे क में हलंत है तो हलंत का मतलब ये आधा है, और तो ये पूरा मिलके क्या हो गया क। तो इसको समझ लेंगे। तो स्वर हो गया जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर, और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी पे देख रहे हैं। हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अब देखिए स्वर, स्वर तो आप देख ही लिए स्वर कितने होते हैं। तो देखिए कभी क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, कभी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछता है कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो लिखने के आधार पर स्वर यानी लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है। कौन कौन सी? तो देखिए अ, आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, अन, अ। तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है। और यही पूछे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, क्वेश्चन पूछता है कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 13 हो जाएगा। और अगर पूछे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। कौन कौन सी? देखिए अ, आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ए, ओ, औ। तो इसमें कौन कौन 10 हो गई? 13, यानी कि ये नहीं होती है। जो ये है री, तो री नहीं होती है। उच्चारण के आधार पर री नहीं होती है, अन नहीं होता है, और अ नहीं होता है। ये तीन उच्चारण के आधार पर नहीं होती हैं। तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या हो गई 13, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या हो गई 10। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी पे ले रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज हमारा हो जाएगा, देखिए स्वरों के प्रकार। क्वेश्चन आता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वरों के प्रकार? तो स्वर 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में कम समय लगे, जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये ह्रस्व स्वर के उदाहरण है। और दीर्घ स्वर होता है जो ह्रस्व से ज्यादा स्वर समय लगे, अर्थात दोगुना समय। जैसे कि दोगुना का मतलब हो गया इसकी बड़ी मात्रा। जैसे अ की बड़ी मात्रा क्या होती है? आ। छोटी की बड़ी मात्रा क्या होता है? बड़ी ई। छोटा ऊ की बड़ी मात्रा क्या होती है? बड़ा ऊ। तो ये सब दीर्घ स्वर में हो जाएंगे। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। अब देखिए अब हम आ जाएंगे प्लुत स्वर पे। प्लुत स्वर क्या होता है? तो प्लुत स्वर होता है जिसमें ह्रस्व से तिगुना समय लगे, ह्रस्व से दुगुना समय लगे वो दीर्घ स्वर, यानी ह्रस्व की दुगुनी मात्रा वाला। और ह्रस्व से तिगुना समय जिसमें लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग मतलब प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है। जैसे अगर आप कह रहे हैं राम, तो राम को कैसे कहेंगे? राम, यानी कि रा के बाद आ की जो लोप हो रहा है तो वही प्लुत स्वर हो जाता है, राम। तो वो प्लुत स्वर हो जाएगा। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी पे ले रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यह सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए। हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हो जाएगा व्यंजन। स्वर हो गया। अब देखिए व्यंजन को देख रहे हैं। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कि क, तो क का क्या अर्थ हुआ? कुछ नहीं। ख, ग, इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो जो वर्णों की सहायता से बोले तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन का अर्थ होता है जिसका अपना कोई अर्थ ना हो। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में अगली बार पूछा गया है कि वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 मानी जाती है। अगर वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो 52। तो देखिए हम नेक्स्ट आगे आ जाएंगे। तो वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई? 33 मानी गई। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी पे देख रहे हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही पेज है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह पेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें ये व्यंजन हो गया, तो व्यंजन और उच्चारण। तो देखिए क वर्ग, क देखिए इसको आप ऐसे याद करिएगा, क च ट त प। इसको ऐसे याद कर लेंगे। ये वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है? क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प वर्ग होता है। तो देखिए क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो क, ख, ग, घ। सभी वर्ग में 5-5 अक्षर आते हैं। तो देखिए क वर्ग में 5 अक्षर कौन कौन से? तो क, ख, ग, घ
ड़। और च वर्ग में, तो च वर्ग में भी 5 अक्षर आते हैं, च, छ, ज, झ, य। ये अ नहीं होगा, य है य। और देखिए ट वर्ग, तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। और त वर्ग में देखिए, त वर्ग याद करने का है, त वर्ग त से स्टार्ट होगा और दंत। देखिए क्वेश्चन आता है कि क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। जैसे कि पूछ देगा ख, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ख का उच्चारण कहाँ से होता है, ऑप्शन रहेगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो ख का उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से होगा। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अगर मान लीजिए मनुष्य के अगर आप देखते हैं शरीर को, तो सबसे नीचे नीचे या अंदर, तो सबसे नीचे क्या आएगा, कंठ। और कंठ के ऊपर क्या आएगा, तालु। तालु के ऊपर आएगा मूर्धा, और मूर्धा के ऊपर आएगा दंत, और दंत के ऊपर आएगा ओष्ठ। यानी ओष्ठ सबसे बाहरी या सबसे ऊपर का भाग हो जाएगा। इसको ऐसे आप याद कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा आपका ज, ज का उच्चारण कहाँ से होता है, ऑप्शन रहेगा तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो ज कहाँ है, ज देख लेंगे, इसमें ज आता है च वर्ग में, च, छ, ज, झ, य। तो ज आता है च वर्ग में, तो च का उच्चारण कहाँ होगा, तालु। इसको याद करने की सबसे आसान ट्रिक यही है कि आप नीचे से ऊपर याद कर लीजिए या ऊपर से नीचे। देखिए ये अपोजिट है, जैसे कि अभी मान लीजिए हम प वर्ग पे हैं, तो प वर्ग, प को क्या कहते हैं, ओष्ठ। तो प वर्ग को हो जाएगा वष्ठ, और प के बाद जो ऊपर है त वर्ग, तो ये हो जाएगा। देखिए इसका तो ट्रिक सिंपल है, त वर्ग। त वर्ग का उच्चारण होता है दंत से, दंत, त, 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 त इसमें भी है, त इसमें भी है, तो त वर्ग का उच्चारण हो जाएगा दंत से। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि त, त का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा, तालु, कंठ, ओष्ठ। तो त वर्ग, त कहाँ है, त है त वर्ग में, तो त का उच्चारण कहाँ से होगा, दंत से। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा ड़, ड़ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो ये हो जाएगा मूर्धा से। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू करेंगे, तो वहाँ पे आप क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से समझ लगा पाएंगे। सिर्फ आप इस थ्योरी को समझने की प्रयास करें। देखिए आप वर्णमाला के बिना आप हिंदी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हिंदी में सबसे ज़्यादा रोल वर्णमाला का ही है। क्योंकि हम अच्छे से वर्णमाला को जानेंगे, वर्ण करेंगे, उच्चारण करेंगे, तभी हम हिंदी को सीख पाएंगे। तो अब देखिए, अब हम इसको सभी को मिटा देते हैं। तो देखिए हम सबको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आता है, तो इसको याद कर लेंगे, क, च, ट, त, प। यह लुसेंट का पूरा निचोड़ है, इसमें आपको लुसेंट अगर आप पढ़िएगा तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। अब देखिए अब हम आ गए। अब देखिए इसमें होता है पंचमा अक्षर या नासिक के वर्ण किसे कहता है। क्वेश्चन आता है, यूपी पुलिस में भी आया था कि पंचमा अक्षर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो ये वर्ग हैं, तो वर्ग के सभी लास्ट पांचों अक्षर ये पंचमा अक्षर कहलाते हैं। देखिए जैसे हो गया ड़, य, ये अ नहीं है, अ है, अ, य कहा जाता है। ड़, न, म, ये सभी पंचमा अक्षर कहलाते हैं, और इन्हें नासिक के व्यंजन कहा जाता है। नासिक क्यों, क्योंकि ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे आप ण का उच्चारण करें ण, तो इसमें देखिए नाक से भी इसकी सहायता ली रही, य, ण, न, म, तो इनको पंचमा अक्षर या नासिक वर्ण भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन, क्वेश्चन आता है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कौन कौन से हैं। तो य, र, लव, य, र, लव अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो य, र, लव। अब देखिए क्वेश्चन आता है उष्मीय व्यंजन, तो उष्मीय व्यंजन कौन से हैं, श, श, स, ह, स, 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 ह, यानी सपेरा स, षटकोण स, और मूर्धनी स, और फिर हलवा। तो ये सभी उष्मीय व्यंजन है। तो देखिए अगर क्वेश्चन आएगा कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कुल व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। अब देखिए इसमें 33 ये हो गई। अब देखिए फिर होती है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो दो के संयोग से बने, यानी कि जो दो वर्गों के संयोग से बने, उन्हें ही संयुक्त व्यंजन कहेंगे, जिनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी, तो छत्री छत, और छत्री छ है, फिर स्र है, फिर त्र है, फिर ज्ञ है। ये सभी संयुक्त व्यंजन है।
अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। यह क्लास आप RK रोजगार स्टडी पे ले रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यह सीरीज कंटिन्यू रखने के लिए। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज है, देखिए ये क्या है, तो ये है संयुक्त व्यंजन। ये सभी हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। ये 4 हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4। क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है या कौन नहीं है, तो देखिए कौन कौन है, छत्री छ, त्रुआ त्र, ज्ञान ज्ञ और स्र। ये सभी संयुक्त व्यंजन है। ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे देखिए ये क और स से बना है, तो क के नीचे जो हलंत है यानी कि क आधा है और स पूरा है, तो क और स के संयोग से छत्री छ बना है। और देखिए त में हलंत है, तो त और र के संयोग से त्र बना है। और ज में भी हलंत है, तो ज और य के संयोग से ज्ञ बना है। और स और र के संयोग से स्र बना है। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अभी MCQ इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन इसमें से आएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो देखिए नेक्स्ट पेज हमारा हो जाएगा वर्णों की कुल संख्या। क्वेश्चन पूछा है कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 52। देखिए यहाँ भी है हिंदी भाषा के कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती है, तो 52 होती हैं। अब देखिए देखिए 52 होती हैं, जिनमें कौन कौन सी हैं, तो 52 होती हैं। ये हिंदी वर्णमाला में 52 होती हैं वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या है 52। अगर पूछे व्यंजन की संख्या तो व्यंजन हो जाएगी 33। देखिए इसमें दिया भी है। देखिए वर्णों की संख्या हो जाएगी 52। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं, तो देखिए स्वर है 11। स्वर कितने हैं, तो स्वर 11 हैं। अयोग वाह है 2, और उत्क्षिप्त व्यंजन है 2, और संयुक्त व्यंजन है 4, और व्यंजन है 33। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना वर्ण आ गया, 52। तो हिंदी वर्णमाला में हिंदी भाषा की हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 52, जिनमें 33 हो गए व्यंजन और स्वर हो गए 11। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब नाउ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस वर्णमाला पे MCQ इसके नेक्स्ट वीडियो में होगा, इसके लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।